किया था, ठीक है। क्या कराया था उसमें, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए हमने एक एंड रिलेशन फाइंड आउट किया था, ठीक है। अब हम केस बी पढ़ रहे हैं, दैट इज इन केस ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। इन केस ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, मान लो अगर किसी सॉल्यूशन में दो लिक्विड्स हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन का ओवरऑल वेपर प्रेशर होगा वो लिक्विड ए की वजह से भी होगा और लिक्विड बी की वजह से भी होगा, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन का ओवरऑल वेपर प्रेशर होगा दोनों लिक्विड्स की वजह से होगा। अब इन लिक्विड्स का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, जैसे लिक्विड ए है इसका पार्शियल वेपर प्रेशर पीए होगा, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, ठीक है। मतलब जो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा कि ए के सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं और ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है। मान लो अगर ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ज़्यादा है तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में होगा वो भी ज़्यादा होगा। और अगर फॉर एग्जांपल तुम ए के नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में ज़्यादा ऐड कर रहे हो तो जो ए का पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन में वो भी ज़्यादा होगा। तो ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन में वो किन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, ठीक है। सिमिलरली हम लिक्विड रीनेम इट एज इक्वेशन 1। सिमिलरली हम पी बी के लिए लिख सकते हैं, पी बी किसके इक्वल होगा, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी बी नॉट, ठीक है। दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन इंटू वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द प्योर फॉर्म, ठीक है। एंड वी नेम इट एज इक्वेशन 2। इसी तरह से अगर किसी सॉल्यूशन में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, मतलब ए बी सी डी अप टू आई तक कंपोनेंट है, तो पी आई किसके इक्वल हो जाएगा, हम जनरलाइज करके लिख रहे हैं, पी आई मस्ट बी इक्वल टू एक्स आई इंटू पी आई नॉट, ठीक है। समझ में आया ये, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट आई मस्ट बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट आई इन द सॉल्यूशन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट आई इन द प्योर स्टेट, ठीक है। ये समझ में आया। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा, ठीक है। यानी लिक्विड ए के पार्शियल वेपर प्रेशर प्लस लिक्विड बी के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब लिक्विड ए के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, एक्स ए इंटू पी ए नॉट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स ए इंटू पी ए नॉट, और पी बी किसके इक्वल लिखेंगे, एक्स बी इंटू पी बी नॉट, दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे कई सारे कंपोनेंट्स हैं, अप टू आई कंपोनेंट है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सम्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो P इज इक्वल टू सम्मेशन ith कंपोनेंट पी आई, ठीक है। मतलब ith कंपोनेंट तक हम इनके पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड ऑन करके टोटल वेपर प्रेशर निकाल लेंगे सॉल्यूशन का, ठीक है। समझ में आया ये। तो ये रोल्स लॉ था केस बी इन केस ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हम लिमिटेशन ऑफ रोल्स लॉ की बात करते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या है रोल्स लॉ की। नंबर 1, तो रोल्स लॉ सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल होता है, रोल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे रोल्स लॉ ओबे नहीं होता, ठीक है। तो ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। और रोल्स लॉ ऐसे सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएं तो कोई मतलब एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन ना हो, मतलब डेल एच मिक्सिंग क्या रहे, ज़ीरो रहे, कि एंथैल्पी में कोई चेंज ना आए जब हम एक सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करेंगे, ठीक है। डेल एच मिक्सिंग ज़ीरो होना चाहिए। नंबर 3, सॉल्यूशन में कोई भी
एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होनी चाहिए बिटवीन सोल्यूट पार्टिकल्स और सोलवेंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो जब कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होती तो जो वेन टो फैक्टर होता है आई, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, आई की वैल्यू 1 ही होगी ना, क्योंकि आई का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बोलिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इनिशियली टेकन, इनिशियली टेकन। ठीक है, अब अगर सॉल्यूशन में ना कोई एसोसिएशन हुई है ना कोई डिसोसिएशन हुई है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही रहेंगे जितने हमने स्टार्टिंग में लिए थे। ठीक है, मान लो अगर 4 लिए थे स्टार्टिंग में तो 4 बाय क्या रहेंगे? 4 रहेंगे, तो आयटा की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी वेन टो फैक्टर की। लेकिन अगर डिसोसिएशन हुई है तो डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो डिसोसिएशन के बाद यहाँ पे इंक्रीज होके आएंगे। मान लो तुमने स्टार्टिंग में 4 फॉर्मूला यूनिट्स लिए थे लेकिन सॉल्यूशन में उनका डिसोसिएशन हो गया, वो 4 से क्या बन गए? 8 बन गए। ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वेन टो फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो जब डिसोसिएशन होती है तो वेन टो फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, जब एसोसिएशन होती है तो वेन टो फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 होती है। क्योंकि एसोसिएशन के केस में क्या होता है? पार्टिकल्स एक दूसरे से एसोसिएट हो गए। मान लो कि तुमने 4 फॉर्मूला यूनिट्स लिए थे, उसमें से 2 जुड़ गए और 2 जुड़ गए, तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बचे यहाँ पे? 2 रहे, और स्टार्टिंग में तुमने क्या लिए थे? 4, तो वेन टो फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? 1/2 इन केस ऑफ एसोसिएशन, मतलब लेस देन 1 होगी। ठीक है, और डिसोसिएशन के केस में क्या होगी? ग्रेटर देन 1। और जब एसोसिएशन भी नहीं होगी डिसोसिएशन भी नहीं होगी तो वेन टो फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो रोल्स लॉ की ये लिमिटेशन है कि ये इन सॉल्यूशंस पे ओबे, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ओबे होता है, ऐसे सॉल्यूशंस पे ओबे होता है जहाँ डेल एच मिक्सिंग और डेल वी मिक्सिंग 0 होगा, और ऐसे सॉल्यूशंस पे ओबे होता है जहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी, ना कि यानी ना तो वहाँ एसोसिएशन होगी ना ही वहाँ डिसोसिएशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज हम टोटल वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं इन केस ऑफ वेपर फेज। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर इन केस ऑफ वेपर फेज, टोटल वेपर प्रेशर नेक्स्ट टॉपिक है, ये रोल्स लॉ की कॉन्टिन्यूएशन ही है। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर इन केस ऑफ वेपर फेज। देखो, जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन होते हैं उसको हम किससे लिखते हैं? XA से और XB से। ठीक है, ये कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में, ये कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में। लेकिन अगर कंपोनेंट A के वेपर बन गए हैं तो वेपर फेज में जो उसका मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम किससे डिफाइन करते हैं? YA से। मीन्स YA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज। ठीक है, एंड YB डिफाइंस द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन वेपर फेज। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है? जो YA होगा। ठीक है, इस मोल फ्रैक्शन को ना हम प्रेशर के टर्म्स में ही लिखते हैं। ठीक है, तो YA किसके इक्वल होगा? YA मस्ट बी इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन है A का वेपर फेज में, दैट इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, सो PA किसके इक्वल हो जाएगा? YA इंटू इस पूरे को हम टोटल वेपर प्रेशर को P से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सो PA इज इक्वल टू YA इंटू P,
and we name it as equation 1. Similarly PB किसके इक्वल होगा? PB is equal to YB into total vapor pressure and we name it as equation 2. ठीक है, हमने रोल्स लॉ में पढ़ा था इन केस ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स PA किसके इक्वल होता है? अभी पढ़ा हमने वोलेटाइल लिक्विड्स का केस। PA वैसे किसके इक्वल होता है? अगर हम सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में उसको रिलेट करें तो PA किसके इक्वल होता है? XA into PA नोट। वी नेम इट एज इक्वेशन 3। किसी को नहीं पता ये किसके इक्वल होता है, बस एक ही स्टूडेंट आंसर कर रहा है, बाकी सबका ध्यान कहाँ है? PB किसके इक्वल होगा? XB into PB नॉट एंड वी नेम इट एज इक्वेशन 4। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर P इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? PA प्लस PB। ठीक है, एंड PA किसके इक्वल होगा? PA इज इक्वल टू, इसी के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, XA इंटू PA नॉट एंड PB इज इक्वल टू XB इंटू PB नॉट। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। XA को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस XB। ठीक है, क्योंकि XA प्लस XB किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। सो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB इंटू PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू PA नॉट माइनस XB इंटू PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट। ठीक है, नाउ वी हैव PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट माइनस PA नॉट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर। अब हमने इसमें से क्या करना है? अब हमने इसमें से XB की वैल्यू निकालनी है। सो XB की वैल्यू क्या होगी? P माइनस PA नॉट बाय PB नॉट माइनस PA नॉट। ठीक है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ XB। इस XB की वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। PB इज इक्वल टू XB P माइनस PA नॉट बाय PB नॉट माइनस PA नॉट। ठीक है, ये XB की वैल्यू हुई इंटू PB नॉट। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग हम इससे क्या आ जाएगा? PB यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया। XB की वैल्यू निकाल ली। XB की वैल्यू क्या बोल रहे थे बुक में? एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप रह गया हमारा। इसमें हम क्या करेंगे? XB की वैल्यू पुट तो करेंगे उसी इक्वेशन में, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करके करेंगे। ठीक है, अब ये जो XB की वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास, इसको पहले मॉडिफाई कर लेंगे इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 क्या है? PB इज इक्वल टू YB इंटू P। ठीक है, एंड PB XB की टर्म में लिख लेंगे। PB XB के टर्म में क्या आएगा? XB इंटू PB नॉट इज इक्वल टू YB इंटू P। ठीक है, अब यहाँ पे XB की वैल्यू रखेंगे, तो XB की वैल्यू क्या होगी? P माइनस PA नॉट बाय PB नॉट माइनस PA नॉट। ठीक है, इंटू क्या होगा? PB नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? YB इंटू P। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
P माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। P इंटू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ठीक है, अब यहाँ भी टोटल वेपर प्रेशर है, यहाँ भी टोटल वेपर प्रेशर है। इसको हम क्या ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे और दोनों में से P कॉमन ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, जब फर्स्ट वाली टर्म को उधर लेके जाएंगे, माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट इज इक्वल्स टू वाई बी इंटू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस P इंटू पी बी नॉट, यही आएगा। ठीक है, अब इसमें से P कॉमन ले लेंगे, तो P कॉमन लेंगे, हमारे पास आएगा वाई बी इंटू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। ठीक है, इस वाले माइनस को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट इज इक्वल टू P इंटू वाई बी इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू निकाल लेंगे। टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट डिवाइडेड बाय वाई बी इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट। ये टोटल वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू निकाल ली हमने। वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, कंपोनेंट बी इन द वेपर फेज। ठीक है, इस इक्वेशन को हम थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/p इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। ठीक है, तो अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई बी इंटू पी ए नॉट माइनस वाई बी इंटू पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से पी बी नॉट कॉमन आ जाएगा, सो वाई बी इंटू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट इंटू 1 माइनस वाई बी डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। 1 माइनस वाई बी किसके इक्वल हो जाएगा, वाई ए के। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट इंटू वाई ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर। ठीक है, ईच टर्म को डिवाइड करेंगे तो पी ए नॉट से पी ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, वाई बी बाय पी बी नॉट इंटू वाई ए सॉरी प्लस वाई ए बाय पी ए नॉट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/p। तो यहीं तक ही करना है ये आपको डेरिवेशन।
तो ये टोटल वेपर प्रेशर था इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन द वेपर फेज। एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है वो करा दें, इसके बाद बस 5 ही मिनट का है। अब हमें वेपर प्रेशर्स में रिलेशन निकालना है, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ वेपर प्रेशर, सॉरी रिलेशनशिप ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन एंड बोलिए इन वेपर फेज, ठीक है। तो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं कंपोनेंट्स के, XA एंड XB। वेपर फेज में कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, YA एंड YB, ठीक है। तो अब हम अगर YA और YB से स्टार्ट करें तो YA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन द वेपर फेज मस्ट बी इक्वल टू PA डिवाइडेड बाय PA प्लस PB, ठीक है। एंड PA को अगर हम XA के टर्म में डिफाइन करें तो PA किसके इक्वल हो जाएगा, XA इंटू PA नॉट डिवाइडेड बाय PA इज इक्वल टू XA इंटू PA नॉट एंड PB मस्ट इक्वल टू XB इंटू PB नॉट। यहाँ पे हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, XA को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस XB इंटू PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट दैट इज इक्वल टू YA, ठीक है। अब इसको फिर से मॉडिफाई करेंगे हम, सो YA इज इक्वल टू XA इंटू PA नॉट डिवाइडेड बाय PA नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB प्लस XB इंटू PB नॉट एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, XB, ठीक है। सो PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट माइनस PA नॉट दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन द वेपर फेज, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन द वेपर फेज निकालना है तो YB किसके इक्वल हो जाएगा, PB डिवाइडेड बाय PA प्लस PB। तो नीचे वाली टर्म तो सेम ही है, ठीक है। तो नीचे वाली टर्म को मॉडिफाई करेंगे तो सेम यही आएगा। ये आपको पूरा करके दिखाना है पेपर में तो, लेकिन मैं अभी यहाँ नहीं कर रही क्योंकि रिपीट ही है, ठीक है। सो PB मस्ट इक्वल टू XB इंटू PB नॉट डिवाइडेड बाय PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट माइनस PA नॉट, ठीक है। सो वी नेम इट एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2, ठीक है। तो अगर 2/1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, YB बाय YA, डिनोमिनेटर वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा, XB बाय XB PB नॉट बाय XA PA नॉट, ठीक है। अब इनसे हम दो चीज़ें स्टडी करेंगे कि बेसिकली इस रिलेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो इसके सिग्निफिकेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, क्या डिफाइन कर रहा है ये रिलेशन, ये एक रिलेशन ही हो गया ना YB बाय YA और XB बाय XA के बीच में, मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन द वेपर फेज विद मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है।
केस 1 की बात करें, केस 1 में अगर मान लो हम ये मान लें दैट B इज मोर वोलेटाइल देन A, अगर B A से ज़्यादा वोलेटाइल होगा तो जो B कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर A से ज़्यादा होगा इन प्योर फेस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है दैट PB नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन PA नॉट, ठीक है। और अगर PB नॉट PA नॉट से ज़्यादा है तो जब इसको XB बाई XA से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा YB बाई YA वो इससे ग्रेटर होगा, ठीक है। तो YB बाई YA मस्ट बी ग्रेटर देन XB बाई XA। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम रिवर्स केस भी लेके चल सकते हैं कि अगर PB नॉट, पहले हमने स्टार्टिंग में ये लिया था कि दैट B इज़ मोर वोलेटाइल देन A, अगर हम ये मान लें कि जो B का वेपर प्रेशर है वो बात तो एक ही है, अगर हम ये मान लें कि जो B का वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में वो 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स B के वेपर ज़्यादा बनेंगे। तो अगर B के वेपर ज़्यादा बनेंगे तो अगर तुम B कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में ज़्यादा रखोगे तो उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। कि अगर दो कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से ज़्यादा वोलेटाइल है तो अगर तुम उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में ज़्यादा रखोगे तो ऑटोमेटिकली उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे तो उसका वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कोनोवालोव्स रूल, कोनोवालोव्स रूल, ठीक है, विच स्टेट्स दैट द वेपर फेस इज रिचर इन द component whose addition to the liquid mixture results in an increase in the total vapor pressure of the solution, ठीक है। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है।